ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई गेस मुझे जो लिस्ट दिख रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट तो मुझे ऑलरेडी जानते हैं, बट स्टिल एज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ वंस अगेन। माई सेल्फ प्रोफेसर स्वप्निल सोनवने. My initials in Vidyalankar is a professor triple S, and I am working as an assistant professor in Department of Computer Engineering at Vidyalankar Institute of Technology also. So in Vidyalankar I am since 2011, and I used to teach a different programming subject like C, C++, Java, Python, Advanced Java, data structure, algorithms, and internet programming. तो इस सेमेस्टर में आपको भी पता है हम लोग जिस सब्जेक्ट के लिए मिलने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है इंटरनेट प्रोग्रामिंग। आज ना मेरे को ऐसा ज्यादा 3 घंटा या 3 आवर्स वगैरह लेक्चर पूरा नहीं लेने वाला। आज बस हम लोग अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा किक स्टार्ट देंगे एंड थोड़ा सा सब्जेक्ट को पुश देके आज रुक जाएंगे। जो मेन कंटेंट है, जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। मेरी आवाज सबको क्लियरली आ रही है क्या? यस सर। तो यस सर। चलिए अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। अपने सब्जेक्ट का नाम है इंटरनेट प्रोग्रामिंग। यार इंटरनेट प्रोग्रामिंग का मैं कोई भी टेक्स्ट बुक, कोई भी रेफरेंस बुक या वेबसाइट के ऊपर अगर मैं कोई भी आर्टिकल देखूं तो इंटरनेट प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो आपको दिखाई देता है उस पर्टिकुलर टॉपिक का, ओके लेट मी share my screen with you, just give me a minute. Okay, I was saying कि इंटरनेट प्रोग्रामिंग का अगर मैं कोई भी टेक्स्ट बुक देखूं, मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है क्या? यस सर। तो नॉर्मली इंटरनेट प्रोग्रामिंग के अंदर पहले चैप्टर में जो टर्म मुझे प्रोमिनेंटली दिखाई देता है उस टर्म का नाम है WWW। यू ऑल नो इट्स फुल फॉर्म, राइट है ना? क्या फुल फॉर्म है WWW का? वर्ल्ड वाइड वेब। एग्जैक्टली, वर्ल्ड वाइड वेब। इसको WWW बोलोगे तो भी चलेगा या उसको सिर्फ आप वेब बोलोगे तो भी चलेगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर आप वेब के बारे में बोलूं, सर वेब क्या है, WWW क्या है, तो WWW इज वन काइंड ऑफ कम्युनिटी, इट इज वन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड WWW वो कलेक्शन है जिस कलेक्शन के अंदर दुनिया के सारे वेब पेजेस, सारे वेबसाइट, सारा डेटा स्टोर्ड है। तो हम लोग जो वेबसाइट क्रिएट करते हैं, हम लोग अपने वेब के ऊपर जो डेटा रखते हैं, इमेज रखते हैं, टेक्स्ट रखते हैं, वो जिस कलेक्शन के अंदर स्टोर है, दैट कलेक्शन इज कॉल्ड एज अ वेब, एंड समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ WWW, क्योंकि WWW वो कम्युनिटी है जो मेरे वेब को मैनेज करने का काम करता है। तो वेब मतलब वो कलेक्शन जिसके अंदर में डेटा, वेबसाइट, वेब पेजेस सब कुछ स्टोर करके रखता हूं और उसको मैनेज करने का काम करता है मेरा WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। अभी ना थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बात करूं तो मैं आपको बात कर रहा हूं एक अराउंड 1980s की, जब वर्ल्ड वाइड वेब भी काफी अपने इनिशियल फेज में था। वर्ल्ड वाइड वेब ने 1980s में दुनिया के सामने दो टर्मिनोलॉजीज रखे। वर्ल्ड वाइड वेब ने, WWW ने दुनिया के सामने जो सबसे पहला टर्म रखा, उस टर्म का या उस एंटिटी का नाम था क्लाइंट। क्लाइंट मतलब क्या? क्लाइंट का डेफिनेशन अगर मैं बोलूं ना, तो क्लाइंट का डेफिनेशन बोला जाता है, क्लाइंट कैन बी अ पर्सन, क्लाइंट कैन बी अ कंप्यूटर, क्लाइंट कैन बी अ मशीन, क्लाइंट कैन बी एन एप्लीकेशन। क्लाइंट कंप्यूटर भी हो सकता है, वो कोई मशीन भी हो सकता है, वो कोई प्रोग्राम एप्लीकेशन भी हो सकता है, एंड इवन इट कैन बी अ पर्सन ऑल्सो, एनीवन, एनीवन।
who always wants the service, जिसको हमेशा सर्विस चाहिए होता है ना, उसको मैं बोलता हूं क्लाइंट। तो www ने दुनिया के सामने ये वाला पहला टर्म रखा क्लाइंट करके। क्लाइंट मतलब वो जिसको हमेशा क्या चाहिए होता है, सर्विस चाहिए होता है। सर्विस कैन बी एनीथिंग। क्रिकेट मैच का स्कोर कार्ड देखना इज वन काइंड ऑफ सर्विस। शेयर मार्केट पे ट्रेडिंग करना इज वन काइंड ऑफ सर्विस। शेयर मार्केट के प्राइस देखना इज वन काइंड ऑफ सर्विस। मेरे अमेजोन पे शॉपिंग लिस्ट देखना इज वन काइंड ऑफ सर्विस। कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेस करना ऑनलाइन इज वन काइंड ऑफ सर्विस। जोमेटो पे फूड डिलीवरी बुक करना इज वन काइंड ऑफ सर्विस। तो सर्विस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसको सर्विस चाहिए होता है ना, उसको मैं बोलता हूं क्लाइंट। इसके लिए www ने ना क्लाइंट का एक सिंपल सा और बहुत परफेक्ट डेफिनेशन दिया है। उन्होंने क्लाइंट का डेफिनेशन बोला है, क्लाइंट इज द सर्विस अक्वायरर। क्लाइंट इज द सर्विस अक्वायरर। अक्वायरर मतलब वो जिसको हमेशा सर्विस चाहिए होता है, उसको मैं बोलूंगा क्लाइंट। एंड डियर स्टूडेंट, एट द सेम टाइम www ने दुनिया के सामने जो सेकंड एंटिटी रखा, उस एंटिटी का नाम है सर्वर। सर्वर ना क्लाइंट का उल्टा होता है। क्लाइंट को हमेशा सर्विस चाहिए होता है ना, सर्वर का काम होता है हमेशा सर्विस देना। तो सर्वर इज द वन who always provide this service। इसके लिए सर्वर का सिंपल सा डेफिनेशन बोला जाता है, सर्वर इज द सर्विस प्रोवाइडर। सुना? एक बार फिर से बोलता हूं। क्लाइंट का डेफिनेशन मैंने बोला, क्लाइंट इज द सर्विस अक्वायरर। क्लाइंट को हमेशा क्या चाहिए होता है, सर्विस। एंड क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए वो किसके पास होता है, सर्वर के पास होता है। इसके लिए सर्वर को मैं बोलूंगा सर्वर इज द सर्विस प्रोवाइडर। हैव यू हर्ड मैंने क्या बोला आपको? आपको पता है मुझे स्टूडेंट का फीडबैक चाहिए रहता Yes, है। sir. Yes. मुझे बताओ, मैंने क्लाइंट का अभी बोलते बोलते क्या डेफिनेशन बोला जिसको हमेशा सर्विस ना? चाहिए होता है। क्लाइंट इज द सर्विस अक्वायरर। क्या बोलोगे? क्लाइंट इज द सर्विस एक्वायरर। who always wants the service is called as client, and a server on the other side is called as service provider। जो हमेशा क्या प्रोवाइड करेगा, सर्विस, उसको मैं क्या बोलूंगा, सर्वर। याद रहेगा सबको? यस सर। मेरे www ने सिर्फ क्लाइंट और सर्वर नहीं बना के दिए, www ने आपको यह भी बताया कि क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, और क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। किसी का तो माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, यह बताने के लिए www ने एक आर्किटेक्चर बना के दिया। उस आर्किटेक्चर का नाम है टू टियर आर्किटेक्चर। उसको टू टियर आर्किटेक्चर बोलो तो भी चलेगा, या टू टायर आर्किटेक्चर बोलोगे तो भी चलेगा। बाय द वे, इस आर्किटेक्चर को टू टियर इसके लिए बोला जाता है क्योंकि इस आर्किटेक्चर के अंदर आप भी देख रहे हो सिर्फ दो ही एंटिटीज होते हैं, क्लाइंट एंड सर्वर। बस दो ही लोग होते हैं, इसके लिए इसको बोला जाता है टू टियर आर्किटेक्चर। चलो देखते हैं टू टियर आर्किटेक्चर अपना काम कैसे करता है। मैंने क्या बोला, सुना आपने? मैंने बोला www ने सिर्फ क्लाइंट सर्वर नहीं बना के दिए, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हैं वो बताने के लिए एक आर्किटेक्चर भी बना के दिया। क्या नाम है आर्किटेक्चर का? टू टियर आर्किटेक्चर। चलो देखते हैं टू टायर आर्किटेक्चर में क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं। क्लाइंट मतलब आपको पता है जिसको हमेशा सर्विस चाहिए होता है, बरोबर ना?
और क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए वो सर्विस किसके पास होता है, बताइए मुझे। सर्वर के पास। तो ऑब्वियसली क्लाइंट को अगर सर्विस चाहिए तो मेरा क्लाइंट मेरे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। इस रिक्वेस्ट को हम लोग बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट। एनी वन ऑफ यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? HTTP का फुल फॉर्म है Hypertext Transfer Protocol. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन से सब्जेक्ट के अंदर आपने इसको पढ़ा है? कंप्यूटर नेटवर्किंग। अच्छा, यू ऑलरेडी स्टडीड कंप्यूटर नेटवर्क, राइट ना? हाँ सर। Yes, तो sir. पहला चैप्टर आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। एनीवेज, HTTP क्या करता है ये हम लोग थोड़ी देर में डिटेल में देखने वाले हैं। बट आपको भी पता है HTTP इज वन काइंड ऑफ प्रोटोकॉल, बरोबर ना? ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल आपने नेटवर्क्स के अंदर पढ़े रहेंगे। HTTP एक है, FTP का पढ़ा रहेगा आपने, TCP पढ़ा रहेगा, UDP पढ़ा रहेगा। यस और नो? यस सर। एंड प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजने के लिए HTTP के रूल्स फॉलो करता है। इसके लिए इस रिक्वेस्ट को मैं बोलता हूं HTTP रिक्वेस्ट। तो मेरा क्लाइंट मेरे सर्वर को HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा। सर्वर को जैसे ही क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगा, मेरा सर्वर मेरे क्लाइंट को सर्विस भेजेगा। मेरा सर्वर मेरे क्लाइंट को सर्विस भेजेगा मतलब मेरा सर्वर मेरे क्लाइंट को सेंड करेगा HTTP रिस्पॉन्स। तो बस इस सिंपल से आर्किटेक्चर को मैं बोलता हूं टू टियर आर्किटेक्चर। टू टियर आर्किटेक्चर में क्लाइंट मेरे सर्वर को क्या भेजता है? HTTP रिक्वेस्ट, क्योंकि उसको क्या चाहिए? सर्विस चाहिए सर। और मेरा सर्वर मेरे क्लाइंट को क्या भेजेगा? HTTP रिस्पॉन्स, मतलब मेरा सर्वर मेरे क्लाइंट को भेजेगा सर्विस। सच आर्किटेक्चर इज कॉल्ड एज टू टियर आर्किटेक्चर। WWW has introduced this two-tier architecture. बट इवेंचुअली मेरे टू टियर आर्किटेक्चर के अंदर ना कुछ डिसएडवांटेजेस सामने आए। वैसे तो टू टियर के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, लेकिन अपने रेफरेंस के लिए बात करूं तो टू टियर के हम लोग अपने सिलेबस में 2 डिसएडवांटेज पढ़ने वाले हैं। टू टियर का जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है, उस डिसएडवांटेज का नाम है सिंगल पॉइंट फेलियर। नॉर्मली क्या होता है पता है दोस्तों? इस आर्किटेक्चर में ना क्लाइंट बहुत सारे होते हैं, परंतु सर्वर नॉर्मली एक ही होता है। तो क्लाइंट बहुत सारे हैं, सर्वर एक ही है। अगर बहुत सारे क्लाइंट में से कोई एक क्लाइंट फेल हो गया तो आर्किटेक्चर को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने से सर्वर जो लाइव क्लाइंट है उनके साथ कम्युनिकेशन करेगा। क्लाइंट फेल हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्वर बाकी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करेगा। बट सर्वर एक ही होता है। अगर सर्वर फेल हो गया, कहने से पूरा की पूरा आर्किटेक्चर फेल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस फॉर सर। एग्जाम्पल, कल को आपके लेक्चर में भी अगर आप में से कोई एक जन एब्सेंट हुआ, लेक्चर को थोड़ी प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर मैं ही एब्सेंट हुआ, लेक्चर हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो कहने से अगर सर्वर फेल हो गया तो पूरा की पूरा आर्किटेक्चर कोलैप्स हो जाएगा। मतलब सर्वर ये वो सिंगल पॉइंट है जो पूरे आर्किटेक्चर की बैंड बजा सकता है। इसके लिए डिसएडवांटेज का नाम है सिंगल पॉइंट फेलियर। अगर सर्वर फेल तो पूरा की पूरा आर्किटेक्चर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। दैट सिंगल पॉइंट इज नथिंग बट द सर्वर। एंड टू टियर का जो सेकंड डिसएडवांटेज है, उस डिसएडवांटेज का नाम है परफॉर्मेंस डिले। ऐसा देखा जाता है कि सर्वर नॉर्मली एक ही होता है, लेकिन क्लाइंट बहुत सारे होते हैं। तो अगर बहुत सारे क्लाइंट ने सपोज एक साथ
मेरे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा, बहुत सारे क्लाइंट एक साथ मेरे सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, बेचारा मेरा सर्वर तो एक ही है ना, वो एट ए टाइम किसी एक को ही क्या दे सकता है बताइए मुझे? सर्विस। रिस्पॉन्स दे सकता है। मतलब कहना से बाकी सारे क्लाइंट को अपना टर्न आने तक वेट करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, यस। वेट करना पड़ेगा, मतलब डिले आएगा, जिस डिले को हम लोग यहां पे बोलते हैं परफॉर्मेंस डिले। अर्थात परफॉर्मेंस डिले कब आएगा? जब बहुत सारे क्लाइंट सर्वर को एक साथ क्या भेजेंगे, रिक्वेस्ट। लेकिन वो तो बेचारा अकेला है, वो तो किसी एक को ही रिस्पॉन्स दे सकता है, बाकी सबको अपना टर्न आने तक वेट करना पड़ेगा, जिससे जो डिले आएगा उस डिले को मैं बोलूंगा परफॉर्मेंस डिले। तो भाइयों ये दो डिसएडवांटेज है मेरे टू टियर आर्किटेक्चर के। ऑब्वियसली डब्ल्यू ने इसके ऊपर काम किया और फिर इन दो डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए मेरे डब्ल्यू ने एक नया आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया, जिस आर्किटेक्चर का नाम है 3 टियर आर्किटेक्चर। डब्ल्यू ने क्या होशियारी किया पता है क्या? उन्होंने ना लोड बैलेंसिंग करने के लिए 2 टियर में कैसे एक ही सर्वर था, उन्होंने क्या किया पता है? 3 टियर में सर्वर को 2 सर्वर में डिवाइड कर दिया। मतलब 2 टियर में एक ही सर्वर था, 3 टियर में टोटल 2 सर्वर है। ऑब्वियसली मेरा पहला एंटिटी तो क्लाइंट ही रहेगा। क्लाइंट मतलब सबको पता है सर्विस अक्वायरर। जैसे मैंने बोला अभी एक सिंगल सर्वर नहीं है, अभी सर्वर को 2 सर्वर के अंदर ब्रेक किया गया है। जो मेरा पहला सर्वर है उस सर्वर को हम लोग बोलते हैं वेब सर्वर। अभी मैं आपको इंटरनेट प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूं, राइट? जब जब मैं इंटरनेट प्रोग्रामिंग सिखाता हूं, जब जब मैं जावा सिखाता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं वेब सर्वर। लेकिन वही अगर ये कोई डीबीएमएस होता तो डीबीएमएस में वेब सर्वर को ही हम लोग एप्लीकेशन सर्वर बोलते हैं। बंदा होता वही है, बस अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसके नाम अलग अलग है। तो प्रोग्रामिंग में, नेटवर्क्स में इसको वेब सर्वर बोलते हैं, लेकिन डीबीएमएस में इसको बोला जाता है एप्लीकेशन सर्वर। तो मेरा जो पहला सर्वर है उसका नाम है एप्ल वेब सर्वर। एंड सर्वर का जो सेकंड पार्टीशन है उस पर्टिकुलर पार्टीशन को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस सर्वर। आपने सुना, सर्वर को 2 सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पहले सर्वर को क्या बोलता हूं मैं? वेब सर्वर। इसके अंदर ना वेब रिलेटेड सारे सर्विसेस रहेंगे। एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज डेटाबेस सर्वर। उसके अंदर डेटाबेस रिलेटेड सर्विसेस रहेंगे। तो आधे सर्विसेस वेब सर्वर के अंदर और आधे सर्विसेस डेटाबेस सर्वर के अंदर। वी ऑल कैन एबल टू सी इस आर्किटेक्चर के अंदर कहने से टोटल 3 एंटिटीज हैं। इसके लिए इस आर्किटेक्चर को बोला गया 3 टियर आर्किटेक्चर। चलो देखते हैं अपना 3 टियर आर्किटेक्चर काम कैसे करेगा। सबसे पहले क्लाइंट। अभी आप मुझे कोई बोल सकते हो क्लाइंट का डेफिनेशन क्या बोला था मैंने? सर्विस एक्वायरर। बरोबर। तो कहने से क्लाइंट मतलब जिसको हमेशा क्या चाहिए होता है बताइए? सर्विस। तो ऑब्वियसली क्लाइंट को सर्विस चाहिए, तो मेरा क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा। आपको पता है ना उस रिक्वेस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते रहे उसको? HTTP रिक्वेस्ट। और आप अपने डायग्राम के अंदर दिख रहे हो, ये जो रिक्वेस्ट है उसको कौन एक्सेप्ट करेगा बताइए? सर्वर। वेब सर्वर एक्सेप्ट करेगा। अगर क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए अगर वो मेरे वेब सर्वर के पास से है, तो वेब सर्वर ऑब्वियसली डेटाबेस सर्वर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए अगर वो वेब सर्वर के पास ही है, तो मेरा वेब सर्वर मेरे पर्टिकुलर क्लाइंट को रिस्पॉन्स सेंड करेगा।
तो मेरा वेब सर्वर मेरे क्लाइंट को सेंड करेगा HTTP रिस्पॉन्स। बट अगर क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए वो डेटाबेस रिलेटेड है, मतलब क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए वो डेटाबेस सर्वर के अंदर है। अगर क्लाइंट ने ऐसा रिक्वेस्ट भेजा जो सर्विस डेटाबेस सर्वर के अंदर है, तो भी रिक्वेस्ट को वेब सर्वर ही एक्सेप्ट करेगा। वेब सर्वर चेक करेगा, अरे भाई सर्विस मेरे पास नहीं है, डेटाबेस सर्वर के पास है, तो वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा डेटाबेस सर्वर के पास। मतलब डेटाबेस सर्वर को रिक्वेस्ट कहां से मिला, देखा ना आपने, वेब सर्वर से। डेटाबेस सर्वर भी वो सर्विस वेब सर्वर को ही देगा, और वेब सर्वर वो सर्विस वो रिस्पॉन्स फॉरवर्ड करेगा मेरे क्लाइंट को। मतलब मिडल मैन का काम करता है मेरा वेब सर्वर। आपने सुना मेरा आर्किटेक्चर कैसा है? यस सर, बट सर Am I मिडलमैन going? का काम करता है वेब सर्वर, आपने बोला हाँ, ना वो दे सकता है सर्विस, तो वो भी दे पाएगा अपने आप से। नहीं नहीं नहीं, अगर सर्विस डेटाबेस सर्वर के पास है तो वेब सर्वर हाँ खुद से नहीं ओके। दे सकता ना, उसको हाँ डेटाबेस सर्वर से फेच करना पड़ेगा और वो फॉरवर्ड करेगा बस क्लाइंट को। अच्छा, यस। पहली बात तो एम आई गोइंग टू फास्ट? मेरा स्पीड सबको बराबर लग रहा है क्या? आई वॉन्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन, यस और नो? हाँ सर सही है। Yes, अच्छा, sir. मुझे बताओ ये थ्री टायर आर्किटेक्चर अपना काम कैसे करता है? क्लाइंट क्या भेजेगा बताइए? HTTP रिक्वेस्ट, डायग्राम को देखिए बताओ, रिक्वेस्ट को कौन एक्सेप्ट करेगा? वेब सर्वर। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो चेक करेगा सर्विस मेरे पास है या डेटाबेस सर्वर के पास है। अगर वेब सर्वर खुद के पास सर्विस है तो खुद ही मेरे क्लाइंट को क्या सेंड करेगा? HTTP रिस्पॉन्स। परंतु अगर सर्विस वेब सर्वर के पास नहीं है, मतलब सर्विस किसके पास रहेगा? डेटाबेस। तो DBA वेब सर्वर, सर्वर वो रिक्वेस्ट किसको फॉरवर्ड करेगा? डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर से सर्विस लेगा और मेरे क्लाइंट को फॉरवर्ड करेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यस। यस सर। Such architecture is called as 3-tier architecture. आपके सिलेबस के पहले चैप्टर का, जिसका नाम है वेब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, पहले चैप्टर का पहला टॉपिक यही है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। और अंदर आपको ये दोनों आर्किटेक्चर लिखने, 2 tier और 3 tier। एवरीवन अंडरस्टूड 3 tier आर्किटेक्चर? यस सर। ऑब्वियसली 3 tier आर्किटेक्चर के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम थोड़े से इग्नोर कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग अपने सिलेबस में ना रेफरेंस के लिए 3 tier आर्किटेक्चर ही पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। 3 tier आर्किटेक्चर का अगर मैं आपको पहला डिसएडवांटेज बोलूं तो 2 tier का पहला डिसएडवांटेज क्या था रे? सिंगल पॉइंट फेलियर। कहने से अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझाए तो 3 tier में भी सिंगल पॉइंट फेलियर है। वेब मेरे सर्वर 3 फेल होगा। tier, हाँ, कहने से मेरे 3 tier में भी एक ऐसा बंदा है, अगर वो फेल तो पूरा आर्किटेक्चर फेल। कौन बताइए? वेब सर्वर। वेब सर्वर। एग्जैक्टली, कहना से वेब सर्वर फेल। भले सर्विस डेटाबेस सर्वर के पास है, लेकिन जो भी कम्युनिकेशन होता है वो तो वाया वेब सर्वर ही होता है। तो अगर वेब सर्वर फेल, पूरा की पूरा आर्किटेक्चर क्या हो जाएगा? फेल। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? यस सर। एंड मेरे 3 tier आर्किटेक्चर का सेकंड डिसएडवांटेज है डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट बोलूंगा तो भी चलेगा, या कॉम्प्लेक्सिटी बोलूंगा तो भी चलेगा। एज कंपेयर टू 2 tier, 3 tier को इंप्लीमेंट करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि 3 tier में आपको वेब सर्वर भी मेंटेन करना पड़ता है एंड डेटाबेस सर्वर भी मेंटेन करना पड़ता है। सर्वर बोलने के लिए बहुत सिंपल है, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है।
आपका जो इंटरनेट प्रोग्रामिंग का सिलेबस है ना, वो इस 3 टायर आर्किटेक्चर के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब हम लोग ना अपने सिलेबस में स्टार्टिंग में कुछ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, सीएसएस पढ़ेंगे। ये सारे टेक्नोलॉजी को हम लोग क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, थोड़ा बहुत एचटीएमएल, ये सारे क्लाइंट साइड के टेक्निक पढ़ने वाले हैं। बाद में हम लोग अपना मोर्चा वेब सर्वर के ऊपर लेके जाने वाले हैं। अपने सिलेबस के 2 चैप्टर है, बेसिक रिएक्ट एंड एडवांस्ड रिएक्ट। ये जो रिएक्ट है वो मेरा वेब सर्वर टेक्नोलॉजी है। तो वेब सर्वर अपना काम करने के लिए नॉर्मली रिएक्ट यूज करता है। वैसे तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं, सर्वलेट यूज कर सकता है, पीएचपी यूज कर सकता है, जेएसपी यूज कर सकता है, रिएक्ट यूज कर सकता है। अपने सिलेबस में रिएक्ट है। तो वेब सर्वर के अंदर हम लोग रिएक्ट करके वो जो चैप्टर है दोनों, उनको पढ़ने वाले हैं। एंड डेटाबेस सर्वर के अंदर भी हम लोग 2 चैप्टर अपने सिलेबस के पढ़ने वाले हैं। एक का नाम है नोड जेएस एंड दूसरे का नाम है एक्टिव जेएस। ये सारे डेटाबेस सर्वर रिलेटेड टेक्निक्स हैं जो हम लोग एंड में पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल जो सिलेबस फॉर्म किया गया है वो इस आर्किटेक्चर के बेसिस पे फॉर्म किया गया है। पहले क्लाइंट साइड टेक्निक से स्टार्ट करेंगे, बाद में वेब सर्वर के पास जाएंगे एंड बाद में अपना मोर्चा डेटाबेस सर्वर के पास लेके जाएंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? यस सर। मैंने क्या क्या बोला सबको समझा? यस सर। तो Yes, sir. अगर क्लियर है, मुझे लगता है हम लोग अपने पहले टॉपिक को लिख लेते हैं। आपका जो पहला चैप्टर है ना सिलेबस का, वो थोड़ा सा थियोरेटिकल है, मे बी थोड़ा सा बोर होगा, बट ट्रस्ट मी, अगर ये कंसेप्ट समझे तो सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड जो प्रोग्राम्स हैं वो सारे समझ में आ जाएंगे। लेट मी टेल यू स्टूडेंट, द सब्जेक्ट इज प्योर 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 प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट। बहुत सारे आपको प्रोग्राम्स करने हैं इसके अंदर, अलग अलग टेक्निक्स है। रिएक्ट को यूज करके प्रोग्राम करना है, नोड जेएस को यूज करके प्रोग्राम करना है, सीएसएस के प्रोग्राम करने हैं, आपको पीएचपी के प्रोग्राम करने हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स करने हैं। प्रोग्रामिंग सेकंड चैप्टर से स्टार्ट होता है। फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा बेसिक क्लियर करने के लिए उन्होंने थियोरी पार्ट रखा है। हम लोग अपने ट्रेडिशनली थियोरी से चालू करेंगे, क्योंकि जब तक थियोरी पार्ट क्लियर नहीं होता प्रोग्राम के पास नहीं जा सकते। फाइन। तो पहले 2 लेक्चर अपना थियोरी होगा, थर्ड लेक्चर से मे बी विल स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग। ओके स्टूडेंट? यस सर। Okay, sir. बाकी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरा टीचिंग टेक्निक जानते हो। मैं रेकमेंड करूंगा कि जो भी थियोरी है वो भी आप अपने नोटबुक के अंदर लिख के रखिए। अल्दो आपको वीबुक वगैरह सब 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 पीरियोडिकली मिलता जाएगा, बट अगेन मैं वही बोलूंगा, अपने हाथ से लिखा हुआ ज्यादा याद रहता है और फिर उसको बाय हार्ट करना भी इजी होता है। इसके लिए भले थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, लेकिन सारे थियोरी सारे प्रोग्राम आई वांट यू टू राइट इन योर नोटबुक। इज इट ओके एवरीवन? यस सर। Yes, इससे sir. फायदा ये भी होता है कि एग्जाम के लिए आपको फिर इधर उधर का सब कुछ करते बैठने की जरूरत नहीं है। एक नोटबुक सिर्फ हाथ में लेने का, टांग पे टांग डालने का और आराम से वही पढ़ने का, उसमें से पेपर आएगा। फाइन ना? यस। चलिए फिर चालू करते हैं अपना पहला टॉपिक। लेट मी ओपन माय पीपीटी। मैंने सारे थियरी अपने पीपीटी के अंदर डाल के रखे, बट आई वांट यू टू राइट इन योर नोटबुक। तो मेरा ये प्रेजेंटेशन सबको दिख रहा है क्या? हाँ सर। We all know subject name. You all are T student, semester 5, information technology IT student, and my name is Professor Swapnil Sonavne. My initial in Vidyalankar is triple S. Write down name of first chapter, Web Programming Fundamentals. पहले चैप्टर का नाम लिख दीजिए सब लोग।
वेब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, टोटल 6 चैप्टर से, विल ऑब्वियसली गो वन बाय वन, लाइन बाय लाइन। तो वेब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, आपने चैप्टर का नाम लिखा, चलो पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे। द नेम ऑफ द फर्स्ट टॉपिक इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जो मैंने बोला ना, वही सब थियरी में मैंने डाला है। हाँ, 2 टायर आर्किटेक्चर के नीचे मुझे 2 टियर का डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो मैं डायग्राम बनाता हूं, तब तक आप आंसर लिखना चालू कर दीजिए। किसी को याद है 2 टियर का डायग्राम कैसा था? पहला एंटिटी कौन था रे 2 टियर में? Client. बरोबर। एंड कैन आई से द सेकंड वन वाज सर्वर। server, क्लाइंट सर्वर को भेजता है HTTP रिक्वेस्ट, बरोबर, और सर्वर मेरे क्लाइंट को भेजेगा HTTP रिस्पॉन्स। You write down the answer as well as draw the diagram. एंड जब आपका लिख के हो जाएगा मुझे बताइए डन करके। हुआ लिख के डायग्राम बना के? 1 minute. ओके। Done. हम्म। 2 minutes. ओके ओके। चलिए, हुआ क्या? मुझे बताए 2 टायर के 2 डिसएडवांटेज क्या बोले थे रे मैंने? Single point of failure. और एक था performance, वेरी गुड। चलो अभी डिसएडवांटेज लिखिए 2 टियर के, इसके बाद सिंगल पॉइंट फेलियर एंड परफॉर्मेंस डिले।
Okay, done everyone? Done. Everyone, shall I change the slide? Hello? 7 minutes. Yeah. हेलो सर। बोलिए। सर एक्चुअली मेरे को डाउट नहीं था, कुछ और पूछना था। कुछ और मतलब? सर जैसे अगर आपको लास्ट ईयर याद होगा तो मतलब आपका आई थिंक डीएसए सब्जेक्ट था, लेकिन हाँ जैसे ऑन डिमांड वो जावा चालू किया था ना 2 या 3 हफ्ते बाद, तो वो आपने लिया था। हाँ हाँ हाँ। तो सर ऐसा सीन एडवांस डीएसए के साथ हो सकता है क्या? अच्छा, मतलब एडवांस सर आप डेटा। एक, हाँ आप एक बार बात कर सकते हो क्या? हाँ मुझे सर, लगता है सबके कॉलेज में मोस्टली वही सब्जेक्ट है। इसीलिए सर एक्चुअली वो वो चाहिए इलेक्टिव था। सब्जेक्ट है ना। हाँ हाँ, सर। इन लोगों ने अच्छा सीजी रखा है इस साल, पर कैसे पता नहीं क्यों नहीं रखा है। सीजी भी इलेक्टिव ही है, वही लोग अच्छा, बराबर। तो यू वांट एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, वो सब्जेक्ट का आपको कोचिंग चाहिए। हाँ सर, और हो सके हाँ सर मतलब आप अगर पढ़ाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा वो सब्जेक्ट। मैं अथॉरिटी से बात करता हूँ एंड अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है तो श्योरली बैच डालने को कुछ इश्यू नहीं है। अगर ऐसा स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली दे विल पुट द बैच, डोंट वरी। ओके सर। यस सर यस और श्योर। ये एडीएसए में, ये डीएसए का जो आपने प्रोग्राम जो लिखवाया था वो जरूरी है या फिर नहीं? मतलब रिवाइज करना एडीएसए पड़ता है जो क्या? है ना, हाँ वो पढ़ेगा, क्योंकि एडीएसए में जो चालू होता है वो ट्री से चालू होता है। अगर आपने सिलेबस देखा तो जो आप अभी पढ़ने वाले हो ना सिलेबस, उधर हाँ ट्री, बाद में ग्राफ, ये सारे कंसेप्ट फिर से लगने वाले हैं। सर, बट इसमें तो एडीएसए में ऐसा टीचर्स लोग ने बोला था कि वो टाइम जो रहता है ना कितना टाइम लगता है रन। कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह, हाँ 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 हाँ। बट नहीं, उसके अंदर बी ट्री, बी प्लस टी, ये जो हमने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर देखा था ना, वो हाँ सारे हाँ कंसेप्ट भी है। बाइनरी ट्री भी है उसके अंदर, वो मास्टर थ्योरम वगैरह वो सब भी आता है, जिसमें वो सब यूज होते हैं। अगर एक थोड़ा सा नॉलेज रहेगा तो ठीक है, बाद में टीचर सिखाते समय भी रिवाइज कर देगा। सर, वो लिंक लिस्ट और वो सब भी था ना, स्टैक क्यू वगैरह, उसके स्टैक क्यू की प्रोग्राम। आई डोंट थिंक इतनी कोई जरूरत लगेगी प्रोग्राम्स वगैरह की, बट एक ओवरऑल कंसेप्ट पता होना चाहिए। बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, बी ट्री क्या होता है, बी प्लस ट्री क्या होता है, वो सब पता होना चाहिए। तो आप सब्जेक्ट को थोड़ा सा हैंडल कर सकते हो। एकदम स्टैक क्यू एकदम पहले जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट लास्ट के जो टॉपिक है ना अपने ट्री हाँ और हाँ, ग्राफ, उनका थोड़ा बहुत एक बार पढ़ लीजिए। मेमोरी मैनेजमेंट वो सब ना। हाँ, मेमोरी मैनेजमेंट भी नहीं, ट्री एंड ग्राफ एक बार देख लीजिए। बस इतना भी थोड़ा सा अच्छे से अगर याद है तो ठीक है, हैंडल कर सकते हैं। सर वो हैशिंग वगैरह, नहीं नहीं नहीं, इतनी जरूरत नहीं है। और वो आपने एल्गोरिदम्स करवाए थे ना, क्रुस्कल्स वगैरह वो सब। वो उनका कॉम्प्लेक्सिटी अभी निकालने के लिए है, तो वो करने पड़ेंगे, वो ग्राफ के अंदर ही आता है ना। हाँ हाँ। हम्म। सर तो मतलब डीएसए आपने करवाया था ना, तो सर एडीएसए भी अगर आप ही लोगे ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ नहीं, जो भी टीचर मिलेगा विद्यालंकर के सारे टीचर अच्छे रहेंगे। मैं बात करता हूँ, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू फॉर दैट। ओके सर, थैंक यू सर। यस यस यस। चलिए, ये था 2 टियर आर्किटेक्चर। इसके बाद 3 टियर आर्किटेक्चर। अच्छा, 3 टियर आर्किटेक्चर के अंदर भी ना इधर मुझे डायग्राम बनाना है, याद है वो डायग्राम 3 टियर का? हाँ सर। सबसे पहला जो एंटिटी होता है उस एंटिटी का नाम होता है क्लाइंट, बरोबर। क्लाइंट के बाद जो सेकंड एंटिटी होता है उसका नाम क्या होता है रे? वेब सर्वर। यस, वेब सर्वर। एंड कहने से जो मेरा तीसरा एंटिटी होता है दैट इज कॉल्ड एज डेटाबेस सर्वर। Yes, write down the theory and make the diagram.
डन। 1 minute. Done. 3 टियर के भी 2 डिसएडवांटेज थे, याद है ना? सिंगल पॉइंट फेलियर एंड इट इज मोर कॉम्प्लेक्स, मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू 2 टियर आर्किटेक्चर. सो राइट डाउन दोज डिसएडवांटेजेस आल्सो. सर 2 मिनट के लिए लास्ट स्लाइड हाँ दिखा हाँ सकते हो? हाँ, यस. मेरे सब्जेक्ट का सिलेबस छोटा है क्या कंपैरेटिवली? नहीं नहीं, है बड़ा बहुत. अच्छा. बड़ा है ये, थकाएगा सब्जेक्ट. सर ये सब्जेक्ट में ऐसा कोई प्री रिक्विजिट नहीं है क्या, जैसे सी का प्रोग्राम्स आना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इधर सारे आपको अलग अलग प्रोग्रामिंग ही पढ़ने हैं. अब इसके अंदर आप थोड़ा सा जावा बीच में यूज करोगे, पाइथन यूज करोगे. अलग अलग टेक्निक्स के अलग अलग प्रोग्रामिंग है. रिएक्ट का अलग प्रोग्रामिंग है, नोड जेएस का अलग प्रोग्रामिंग है. तो अलग अलग प्रोग्रामिंग है आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो. इसके अंदर कोई ऐसा एक सिंगल प्रोग्रामिंग टाइप नहीं है. यू आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. हाँ, ये उसके 2 डिसएडवांटेज लिख दीजिए फटाफट. चलो. Done. Yes. So that is my first topic of our syllabus, client server architecture. जैसे मैंने बोला, अपना जो चैप्टर है वेब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ये वाले चैप्टर में ना अपने को कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज है, उनको पढ़ना है. दे वोंट बी आस्क्ड इन योर थियरी एग्जाम, बट हाँ ऐसे ओरल वगैरह के लिए ये सारी चीजें आपको पूछी जा सकती हैं कि भाई हाँ 2 टायर आर्किटेक्चर कैसे काम करता है बता, 3 टायर आर्किटेक्चर कैसे काम करता है बता, HTTP मतलब क्या होता है बता, XML मतलब क्या होता है वो बता. तो अभी एक एक करके ना हम लोग इन सारे टर्मिनोलॉजीज को कवर करने वाले हैं. ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना दोस्तों, दे आर लाइक द इंग्रेडिएंट्स. एक बार सारे इंग्रेडिएंट्स अपने को पता चल गए ना, तो फिर उनको अपने हिसाब से मर्ज करके हम लोग आने वाले चैप्टर्स में रेसिपीज बना सकते हैं. तो आने वाले चैप्टर में रेसिपीज बनाना है, लेकिन इस वाले चैप्टर में आपको उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं. फाइन. तो चलो मैं एक एक करके सारे टॉपिक को स्टार्ट करता हूं. फाइन. अगेन बैक टू माय वन नोट विंडो. जो पहला टर्मिनोलॉजी इसके बाद मुझे आपको सिखाना है, उस टर्मिनोलॉजी का नाम है HTTP. मुझे लगता है फुल फॉर्म तो आपने मुझे थोड़ी देर पहले ही बोल दिया था. HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. राइट है ना स्टूडेंट? Yes. और आपको पता है प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स है. हर प्रोटोकॉल के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो HTTP के भी रूल्स है. सेकंड थिंग, आपको पता है ना, आपने तो कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा है, तो आपको पता है OSI के कौन कौन से लेयर्स होते हैं.
ओएसआई लेयर आपको पता है सबको कौन कौन से होते हैं? Physical layer. हाँ, data link फिजिकल layer. लेयर, डेटा लिंक लेयर बाद में, एवरीवन नो ना दैट, सीएन हाँ, आपने पढ़ा ना network ऑलरेडी। layer, डेटा लिंक लेयर बाद में, network नेटवर्क लेयर, सेशन लेयर बाद में, Transport. application Transport. layer. बरोबर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर, राइट ना? Yes. अगर HTTP की बात करूं तो आपको पता है हर लेयर के अंदर अलग अलग प्रोटोकॉल्स है। फिजिकल लेयर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ आपके वायर्स केबल्स है, लेकिन बाकी सारे लेयर के अंदर अलग अलग प्रोटोकॉल है। अगर मैं HTTP की बात करूं तो वो मेरे एप्लीकेशन लेयर में आता है, क्योंकि उसका काम ना आपके एप्लीकेशन रिलेटेड होता है, इसके लिए इट कम्स अंडर एप्लीकेशन लेयर ऑफ OSI। सेकंड थिंग बोलूं तो HTTP का काम है, या HTTP मुझे बताएगा कि क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे को कौन से टाइप का डेटा सेंड कर सकते हैं। तो मेरा क्लाइंट और मेरा सर्वर एक दूसरे को कौन से टाइप का डेटा सेंड कर सकते हैं, यह बताने का काम करेगा HTTP। एंड HTTP अलाउ करता है कि आप किसी भी टाइप का डेटा सेंड या रिसीव कर सकते हो, भले आपका डेटा टेक्स्ट है, भले आपका डेटा कोई इमेज फाइल है, या भले आपका डेटा कोई वेब पेज मतलब .html फाइल है। आपका डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो, HTTP को यूज करके आप उस डेटा को क्लाइंट से सर्वर को और सर्वर से क्लाइंट को सेंड या रिसीव कर सकता है। तीसरा पॉइंट, HTTP मुझे टोटल 3 चीजें बताएगा। थिंग नंबर 1, वो मुझे बताएगा कि क्लाइंट जो मेरे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, याद है ना क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, पता है ना सबको। तो मेरा क्लाइंट मेरे सर्वर को जो रिक्वेस्ट भेजता है, दैट हाउ दैट रिक्वेस्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड, वो रिक्वेस्ट कैसे बनाएगा, वो रिक्वेस्ट पैकेट कैसे बनेगा, ये डिसाइड करता है मेरा HTTP। हालांकि HTTP ये डिसाइड करने के लिए एक और प्रोटोकॉल भी यूज करता है, जिसका नाम है MIME। एनीवन नो इट्स फुल फॉर्म? CN के अंदर पढ़ा है क्या आपने इसको? MIME का फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। MIME के हेल्प से मेरा HTTP डिसाइड करता है कि रिक्वेस्ट कैसे बनाया जाएगा। रिक्वेस्ट कौन किसको भेजता है वो तो आपको पता है, लेकिन वो रिक्वेस्ट कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाएगा, बनाया कैसा जाएगा, वो डिसाइड करता है मेरा HTTP। दूसरा काम जो मेरा HTTP करता है वो ये है, वो मेरे रिक्वेस्ट को सर्वर को सेंड करने का भी काम करेगा। तो रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर के पास पहुंचाने का काम भी मेरा HTTP प्रोटोकॉल करता है। CN के अंदर अगर आपने प्रोटोकॉल के स्ट्रक्चर पढ़े रहेंगे तो आपको पता है हर प्रोटोकॉल के अंदर सेंडर का, रिसीवर का एड्रेस होता है। तो सेम वे से मेरा रिक्वेस्ट सर्वर को कैसे सेंड करने का वो भी डिसाइड करता है, वो भी टास्क करता है मेरा HTTP। रिक्वेस्ट कैसे बनाने का और रिक्वेस्ट को कैसे सेंड करने का, all is handled by HTTP. And the third task which is handled by HTTP is that how my server send response to client। मेरा सर्वर मेरे क्लाइंट को रिस्पॉन्स कैसे भेजेगा वो भी डिसाइड करता है या वो भी करता है मेरा HTTP। तो HTTP क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में ये 3 काम करता है, रिक्वेस्ट बनाएगा, रिक्वेस्ट को सेंड करेगा और सर्वर से रिस्पॉन्स सेंड करेगा। तो रिक्वेस्ट सेंड करना,
रिस्पॉन्स सेंड करना और रिक्वेस्ट को कंस्ट्रक्ट करना, ये 3 काम करता है मेरा HTTP। इज इट क्लियर? तो ये ओरल बिरल में पूछा जा सकता है, HTTP कौन से 3 काम करता है? सर पहला, रिक्वेस्ट को कंस्ट्रक्ट करेगा, रिक्वेस्ट को बनाएगा। रिक्वेस्ट कौन से साइड पे बनता है आप सबको पता है, क्लाइंट साइड पे। दूसरा, रिक्वेस्ट को सेंड भी करेगा सर। और तीसरा, सर्वर से रिस्पॉन्स भी सेंड करने का काम करेगा मेरा HTTP। इस HTTP के टोटल 3 फीचर्स हैं। उनको फीचर्स बोलूंगा तो भी चलेगा, उनको कैरेक्टरिस्टिक बोलूंगा तो भी चलेगा। स्टूडेंट, आई वांट कि मैं आज जो भी आपको थियरी पढ़ा रहा हूं, सब लोग का थियरी का आंसर इधर के इधर रिच बाय हार्ट होना चाहिए। मेरे HTTP के 3 फीचर्स या 3 कैरेक्टरिस्टिक है। जो HTTP का पहला कैरेक्टरिस्टिक है उसका नाम है कनेक्शनलेस। Yes, HTTP protocol is called as connectionless protocol. इसको कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल इसके लिए बोलते हैं क्योंकि जब क्लाइंट और सर्वर में कम्युनिकेशन होता रहता है, ये क्लाइंट और सर्वर में कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। लेकिन जैसे ही मेरे क्लाइंट को सर्वर ने रिस्पॉन्स दे दिया, जैसे मेरे क्लाइंट को रिस्पॉन्स मिला, मेरा HTTP उस कनेक्शन को ब्रेक करेगा। नेक्स्ट टाइम अगर सेम क्लाइंट सेम सर्वर के साथ फिर से कम्युनिकेशन करना चाहे, उसे फिर से नया कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। वो अपना एग्जिस्टिंग कनेक्शन यूज कर ही नहीं सकता क्योंकि एग्जिस्टिंग कनेक्शन जैसे क्लाइंट को रिस्पॉन्स मिलेगा उधर ही टर्मिनेट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हर रिक्वेस्ट के लिए नया नया कनेक्शन बनाना पड़ता है। आप एक ही बार कनेक्शन बना के मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजने से पहले सर्वर के साथ कनेक्शन बनाएगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर से रिस्पॉन्स लेगा और उधर ही कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए फिर से नया कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ता है। That's why it is called as a connectionless protocol. HTTP का जो दूसरा पॉइंट है, आई गेस वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। HTTP is मीडिया इंडिपेंडेंट। मीडिया इंडिपेंडेंट का मतलब है HTTP को यूज करके मैं किसी भी टाइप का डेटा सेंड कर सकता हूं, रिसीव कर सकता हूं। याद है मैंने आपको थोड़ी देर पहले इधर बोला भी था, हम लोग टेक्स्ट सेंड या रिसीव कर सकते हैं, इमेज सेंड या रिसीव कर सकते हैं, इवन आपका HTML फाइल भी सेंड या रिसीव कर सकते हैं। आपके फाइल का टाइप कुछ भी होने दो, आपका मीडिया का टाइप कुछ भी होने दो, HTTP को यूज करके हम लोग उनको सेंड या रिसीव कर सकते हैं। एंड जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक या तीसरा फीचर है उसका नाम है स्टेटलेस। HTTP is a stateless protocol. इसको स्टेटलेस इसके लिए बोलते हैं, सेम जो कनेक्शनलेस के अंदर बोला था। जब क्लाइंट सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेशन होने के बाद क्लाइंट के अंदर सर्वर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता और सर्वर के अंदर भी क्लाइंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता। तो जब तक कनेक्शन है तब तक एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। जैसे काम हो गया, कनेक्शन ब्रेक हो गया, क्लाइंट सर्वर के बारे में कुछ भी अपने अंदर इंफॉर्मेशन नहीं रखेगा, सर्वर क्लाइंट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं रखेगा। इसके लिए इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को हम लोग बोलते हैं स्टेटलेस प्रोटोकॉल। कुछ प्रोटोकॉल ऐसे भी है जो स्टेटफुल है, जिधर क्लाइंट सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन रख सकता है और इवन सर्वर भी क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। दे आर कॉल्ड एज अ स्टेटफुल, बट HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। ना क्लाइंट सर्वर के बारे में रखता है इंफॉर्मेशन, ना सर्वर क्लाइंट के बारे में रखता है इंफॉर्मेशन। फाइन,
तो अगर आपको किसी ने HTTP के बारे में पूछा तो आई वॉन्ट यू टू टेल देम कि HTTP कौन से 3 काम करता है और उसके कौन से 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं। कैरेक्टरिस्टिक याद रहेंगे सबको? यस Correct, और नो? सेकंड फीचर बताना एक बार। मीडिया इंडिपेंडेंट का मतलब है कि HTTP को यूज करके ना भाई तू किसी भी टाइप का डेटा सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं होता कि भाई नहीं मैं सिर्फ टेक्स्ट ही सेंड या रिसीव कर सकता हूं, या मैं बस इमेज ही सेंड या रिसीव कर सकता हूं। नहीं, तुम्हारा टाइप फाइल का कुछ भी होने दो। टेक्स्ट फाइल भी सेंड कर सकता है, इमेज भी सेंड कर सकता है, ऑडियो भी सेंड कर सकता है, वेब पेज भी सेंड कर सकता है। तो टाइप कुछ भी होने दो, इट कैन सेंड एंड रिसीव। इसके लिए उसको बोला जाता है मीडिया इंडिपेंडेंट। मीडिया मतलब इमेज, ऑडियो, वीडियो, व्हाटएवर, उससे वो इंडिपेंडेंट होता है। Okay, फाइन। HTTP तो हो गया। अभी पिक्चर में कुछ दिनों बाद, रादर कुछ सालों बाद, HTTP का भाई आया जिसका नाम है HTTPS। Have you heard something about HTTPS? कभी सुना HTTPS के बारे में? हम सर ये सिक्योर्ड होता है, HTTP सिक्योर्ड नहीं होता। HTTP, हाँ एग्जैक्टली। जब भी आप कुछ ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, कभी भी मनी ट्रांसफर करते हो, या कभी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हो ना, तब आप HTTPS प्रोटोकॉल यूज करते हो। HTTPS स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल over secure socket layer। ये जो S है ना लास्ट वाला, वो सिक्योरिटी को बिलोंग करता है। तो इसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओवर SSL। तो आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, HTTP ओवर SSL। SSL का मतलब है सिक्योर सॉकेट लेयर। एंड सॉकेट लेयर है, आपको पता है सॉकेट प्रोग्रामिंग नॉर्मली आपके OSI के ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है, राइट ना? यस। इसके लिए जैसे अपना HTTP कैसे एप्लीकेशन लेयर में काम करता था, मेरा HTTPS काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। कौन से लेयर में काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर में। नेटस्केप करके कंपनी है जिन्होंने अभी कुछ सालों पहले HTTPS को डेवलप किया। नेटस्केप कंपनी ने एकदम क्लियरली अपने केस स्टडी में बोला है कि HTTPS को आप तब यूज करो जब आप कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे यूज कर रहे हो। द बेस्ट एग्जांपल इज ऑनलाइन बैंकिंग। बैंकिंग में कैसे हम लोग मनी इधर से उधर ट्रांसफर वगैरह करते हैं, तब आप यूज करते हो HTTPS। S का मतलब ही सिक्योरिटी है। तो जब आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नेटवर्क के ऊपर शेयर करते हो, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप ट्रेडिशनल HTTP नहीं, HTTPS प्रोटोकॉल यूज करो। एंड अभी ना मुझे आपको HTTPS प्रोटोकॉल कैसे काम करता है वो बताना है। जरा सब लोग इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मुझे लगता है आंसर डिफिकल्ट है। देखो आपको जम रहा है क्या? चलो देखते हैं कि अपने जो 2 हीरो है, क्लाइंट और सर्वर। ये मेरा पहला हीरो क्लाइंट, एंड ये अपना दूसरा हीरो सर्वर। क्लाइंट सर्वर या क्लाइंट वेब सर्वर, व्हाटएवर। 2 टायर में तो क्लाइंट सर्वर, 3 टायर में तो क्लाइंट वेब सर्वर, आपको तो पता है। चलो देखते हैं मेरा क्लाइंट और सर्वर HTTPS को यूज करके कैसे कम्युनिकेशन करेगा। HTTPS को यूज करना है। S का मतलब मैंने क्या बोला? S का फुल फॉर्म क्या बोला मैंने? सिक्योर। सिक्योर सॉकेट लेयर, बरोबर ना एवरीवन? यस। I want answer from everyone.
सबको समझा? मतलब एक बात तो फिक्स है, इसको मैं तब यूज करूंगा जब कहने से इंफॉर्मेशन थोड़ा सा क्रिटिकल डेलिकेट रहेगा, जिधर इंफॉर्मेशन हैक होने का चांस ज्यादा है, जिधर इंफॉर्मेशन में अटैक होने का चांस ज्यादा है, तब मैं यूज करूंगा HTTPS। तो HTTPS में जब जब क्लाइंट सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहेगा, एज वी ऑल अवेयर कि डेटा इस बार काफी क्रिटिकल है, काफी सेंसिटिव है, तो क्लाइंट डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, ओवर SSL, मतलब पहले SSL काम करता है। SSL में क्या होगा पता है क्या? पहला स्टेप, आपका जो क्लाइंट है वो सर्वर को पूछेगा, इट विल आस्क फॉर डिजिटल सर्टिफिकेट। यू ऑल नो व्हाट इज डिजिटल सर्टिफिकेट? कभी पढ़ा है आपने ये टॉपिक? नो सर। आई एम आस्किंग टू यू। नहीं, मुझे लगता है इस बार आपके सिलेबस में एक है ना, नेटवर्क सिक्योरिटी रिलेटेड कोई तो एक सब्जेक्ट है आई गेस। हाँ सर, CNS। हाँ, CNS, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, बरोबर ना? उस वाले सब्जेक्ट में ना आप ये पढ़ने वाले हो डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है। डिजिटल सर्टिफिकेट इज वन काइंड ऑफ सर्टिफिकेट जो मेरे सर्वर को कैरी करना पड़ता है, जो बताएगा कि यस मैं वैलिड सर्वर हूं, मैं ऑथेंटिकेट सर्वर हूं। जैसे अपने को कैसे स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट अपने पास सबके पास होता है, जो अपने को बताता है कि यस मैं स्कूल से पढ़ा हुआ हूं। अगर मैं किसी कास्ट कैटेगरी को बिलोंग करता हूं तो कहने से मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि यस आई एम बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर कास्ट एंड इट इज ऑथराइज्ड। तो सर्वर भी अगर ऑथराइज्ड है तो उसके पास डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, जस्ट टू प्रूव इट्स ऑथोरिटी कि भाई मैं ऑथराइज हूं, मैं कोई फेक सर्वर नहीं हूं। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन, ये कोई पूछेगा ना, मैं थोड़ा सा डिटेल में जाके आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है। सर ये सर्टिफिकेट कौन देता है सर्वर को? होता है उसके लिए ना अलग अलग सर्टिफिकेट ऑथोरिटीज होते हैं जिनको हम लोग CA बोलते हैं। तो CAs आर देयर जो सर्वर को क्रॉस वेरीफाई करके हर सर्वर को एक डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे, इशू करेंगे। तो इधर क्या होता है पता है क्या? क्लाइंट पहले सर्वर को पूछेगा भाई मैं तेरे ऊपर भरोसा क्यों करूं, तू तेरा पहले मुझे डिजिटल सर्टिफिकेट दिखा। अभी सर्वर क्या करेगा पता है क्या? सर्वर स्टेप नंबर 2 में मेरे क्लाइंट को डिजिटल सर्टिफिकेट सेंड करेगा। तो इस एरो के ऊपर मैं लिखता हूं सेंड डिजिटल सर्टिफिकेट। आप ना अपने वो CNS सब्जेक्ट के अंदर इसको डिटेल में पढ़ने वाले हो। डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर सर्वर का पब्लिक की होता है। चलो दूसरा क्वेश्चन, यू ऑल नो व्हाट इज पब्लिक की, प्राइवेट की? नहीं। अच्छा, ये भी पता नहीं। अगेन ये भी आप अपने CNS सब्जेक्ट के अंदर ही पढ़ने वाले हो। अनफॉर्चुनेटली मुझे पहले अभी इनको पढ़ाना पड़ रहा है आपको। पब्लिक की, प्राइवेट की, पब्लिक की एंड प्राइवेट की आर डिफरेंट कीज दैट एवरी मशीन होल्ड। सर्वर का पब्लिक की प्राइवेट की होता है, इवन क्लाइंट का भी पब्लिक की प्राइवेट की होता है। पब्लिक की नाम से पता चलता है, पब्लिक की मतलब इट इज ओपन टू ऑल। जैसे लॉगिन करते समय अपना जो यूजर नेम डालते हैं दैट इज अ पब्लिक की। कहने से मेरा यूजर नेम आपको पता हो सकता है, आपका भी ईमेल आईडी मेरे को पता हो सकता है, मतलब आपका पब्लिक की मेरे को पता हो सकता है, बट पासवर्ड इज ए प्राइवेट की। प्राइवेट की किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता, प्राइवेट की पता नहीं होता, राइट ना? मेरे जीमेल का पासवर्ड आपको पता नहीं है, आपके जीमेल का पासवर्ड मुझे पता नहीं है। तो अपना जो ईमेल आईडी है वो पब्लिक की है, इट इज ओपन टू ऑल। आपको मेरा पब्लिक की पता चलेगा तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर आपको मेरा प्राइवेट की पता चला तो फिर प्रॉब्लम है। मेरा जो सर्वर है ना वो मेरे क्लाइंट को डिजिटल सर्टिफिकेट भेजेगा विथ इट्स ओन पब्लिक की। मतलब डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर क्या डाल के देगा? पब्लिक की।
सुना? पब्लिक की वाला डिजिटल सर्टिफिकेट किसको मिलेगा रे? क्लाइंट को। बरोबर, किसको मिलेगा? क्लाइंट को। आराम से जाते हैं। चलो मुझे बोलो फटाफट, मेरी हेल्प करो, क्लाइंट को क्या मिला बताओ मुझे? डिजिटल सर्टिफिकेट विद जिसके अंदर पब्लिक की किसका ऑफ पब्लिक की है? सर्वर। हाँ, वेरी गुड। सर्वर का क्या है? पब्लिक की है। अभी क्लाइंट इधर ही नहीं रुकता, ऐसा भी तो हो सकता है कि सर्वर सामने है ही नहीं, किसी अटैकर ने डुप्लीकेट डिजिटल सर्टिफिकेट बना के पब्लिक की बना के भेज दिया। इसके लिए क्लाइंट क्या करता है पता है क्या? उस पर्टिकुलर डिजिटल सर्टिफिकेट को पहले वेरीफाई करता है। तो क्लाइंट वेरीफाई करेगा, किसको वेरीफाई करेगा? डिजिटल सर्टिफिकेट्स को। डिजिटल सर्टिफिकेट को ना वेरीफाई करने के लिए अलग अलग कंपनीज हैं, एनपीएस, एनपीसी। अगेन ये टर्म थोड़े से हेवी लगते हैं, आई नो स्टूडेंट, बट आपके वो नेटवर्क सिक्योरिटी वाले सब्जेक्ट के अंदर ना आप इन सबको पढ़ने वाले हो। एक और जो आजकल काफी प्रोमिनेंटली यूज किया जाता है, उसका नाम है वेरीसाइन। इधर मैं लिख देता हूं, वेरीसाइन। जो अपना वीजा और मास्टर कार्ड है ना, अपना डेबिट कार्ड का होता है ना, वीजा मास्टर कार्ड, वो ना इसको यूज करते हैं, वेरीसाइन को। आपने स्पेलिंग देखा मैंने क्या लिखा? VERISIGN, वेरीसाइन। इसका काम ही वही है, ऐसे कंपनी का काम ही वही है कि डिजिटल सर्टिफिकेट को क्या करना? वेरीफाई करना कि भाई ये वैलिड है या नहीं। तो क्लाइंट क्या करेगा बताइए मुझे? सर सर्टिफिकेट वेरीसाइन की तरफ से बरोबर, करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट वेरीफाई करेगा। आप इतना ही बोलो, आपको वो एग्जांपल याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं। तो कहना है इससे वेरीफाई करेगा, यस इट इज वेरीफाइड। वेरीफाइड में मतलब कहना है इससे सर्वर जो है वो मेरा ऑथेंटिकेट सर्वर है। बरोबर। यस। अभी अगर मेरा सर्वर ऑथेंटिकेट सर्वर है तो क्लाइंट नेक्स्ट काम क्या करेगा पता है क्या? इट विल जनरेट अ रैंडम की। एक रैंडम की जनरेट करेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, और उस रैंडम नंबर को, वो बड़ा नंबर होता है एक, और उस रैंडम नंबर को, रैंडम की को, इट इज रैंडम, उसका कोई किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, उस रैंडम की को एनक्रिप्ट करेगा एंड एनक्रिप्ट इट यूजिंग सर्वर पब्लिक की। आपको पढ़ने आ रहा है मैंने क्या लिखा उधर? क्या करेगा क्लाइंट, जरा एक बार पढ़ के बताइए ना मुझे प्लीज। जनरेट्स रैंडम की एंड एक एनक्रिप्ट रैंडम इट की जनरेट यूजिंग करेगा और उसको, सर्वर पब्लिक की। हाँ उसके पास सर्वर का पब्लिक की है ना रे दोस्तों, हाँ सर। तो उसको यूज करके मेरे की को क्या करेगा? एनक्रिप्ट करेगा। एनक्रिप्शन पता है सबको क्या होता है? एनक्रिप्शन मतलब क्या होता है पता है क्या? एनक्रिप्शन में जो भी आपका प्लेन टेक्स्ट है, मतलब जो भी आपका डेटा है, एनक्रिप्शन क्या करेगा? प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। साइफर टेक्स्ट मतलब वो टेक्स्ट जिसको आप रीड नहीं कर सकते, मतलब वो कोई एकदम अनयूजुअल कैरेक्टर रहेंगे जिसको नॉर्मल यूजर रीड नहीं कर सकता। तो एनक्रिप्शन मतलब प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, जो कि अनरीडेबल फॉर्म में होता है, कोई उसको रीड ही नहीं कर सकता। तो किसी को अगर मिला भी डेटा तो भी वो किसी उसके काम का नहीं रहेगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं पाएगा। एनक्रिप्शन करने के लिए, मतलब प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक की यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एनक्रिप्शन की। अभी जो रिसीवर है ना, रिसीवर वो क्या करेगा पता है क्या? उल्टा काम करेगा, साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन में कौन किस में कन्वर्ट होता है बताइए? साइफर टू प्लेन। डिक्रिप्शन में आपका जो साइफर टेक्स्ट है वो किस में कन्वर्ट होता है? प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। एंड अगेन साइफर को प्लेन में कन्वर्ट करने के लिए जो की हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिक्रिप्शन की।
सुना मैंने क्या बोला? यस आराम से आराम से आराम से मुझे बोलो, एन्क्रिप्शन में कौन किस में कन्वर्ट होगा? प्लेन टेक्स्ट टू आंसर साइफर आंसर, टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट मतलब मैं क्या बोला चारों, सबको समझा क्या? एक अनरीडेबल टेक्स्ट जिसको कोई अगर किसी को मिला भी अटैकर को तो भी उसको समझ में नहीं आएगा, अनरीडेबल रहेगा। और डिक्रिप्शन प्रोसेस में कौन किस में कन्वर्ट होता है बताइए? साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट। एन्क्रिप्शन करने के लिए हम लोग कौन सा की यूज करते हैं बताइए? इंक्रिप्शन की। और डिक्रिप्शन करने के लिए हम लोग कौन सा की यूज करते हैं? डिक्रिप्शन की। सुना? सर ये डिस्क्रिप्शन टी मतलब की आता कहां से? डिक्रिप्शन की। सुनो 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 सुनो, अभी इधर ना इस पूरे चीज को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के, ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये आपको पता नहीं, इसके लिए मैं आपको एडिशनली बता रहा हूं। क्रिप्टोग्राफी के दो टेक्निक्स हैं, एक का नाम है सिमेट्रिक की और दूसरे का नाम है असिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की मतलब सेम, असिमेट्रिक की मतलब डिफरेंट। सिमेट्रिक की क्या बोलते हैं पता है क्या? जो मेरा एन्क्रिप्शन की रहेगा ना वही मेरा डिक्रिप्शन की भी रहेगा। मतलब सिमेट्रिक की में एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन की क्या रहता है? सेम। लॉक करने के लिए भी सेम की और लॉक ओपन करने के लिए भी सेम की। ऐसे एल्गोरिदम को, ऐसे क्रिप्टोग्राफी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक की। असिमेट्रिक की में ना की अलग अलग होते हैं, लॉक करने के लिए अलग की, अनलॉक करने के लिए अलग की। मतलब एन्क्रिप्शन की अलग, डिक्रिप्शन की अलग। मतलब आपको कहना है से दो दो कीज मेंटेन करने पड़ेंगे, यस और नो? यस। सिमेट्रिक में कहने से सामने वाले को और मुझे एक ही की मेंटेन करना पड़ेगा, उसी से लॉक होगा और उसी से वो भी अनलॉक करेगा। लेकिन असिमेट्रिक में लॉक करने के लिए अलग है, अनलॉक करने के लिए अलग है। इसमें जो दो कीज यूज होते हैं ना उनको हम लोग बोलते हैं पब्लिक की और प्राइवेट की। इनके बारे में तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना। पब्लिक की मतलब क्या? व्हाट इज पब्लिक की? तो पब्लिक के लिए अवेलेबल। जो ओपन टू ऑल है। और प्राइवेट की मतलब क्या? Private to the user. अगर 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 मैंने एन्क्रिप्शन में पब्लिक की यूज किया तो डिक्रिप्शन में मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? प्राइवेट की। सुना? एंड उल्टा, अगर एन्क्रिप्शन में मैंने प्राइवेट की यूज किया तो डिक्रिप्शन में मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? पब्लिक की। अरे इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, क्या चुप बैठे हो? यस और नो? यस। क्या बोला मैंने? अभी बोलो। अगर एन्क्रिप्शन में मैंने पब्लिक यूज किया तो डिक्रिप्शन में क्या यूज करना पड़ेगा? प्राइवेट। आवाज आए ऐसे बोलो। और अगर एन्क्रिप्शन में प्राइवेट की यूज किया तो डिक्रिप्शन में क्या यूज करना पड़ेगा? पब्लिक की। सबको समझा? चलो मैं ऊपर जाता हूं। इधर मैंने क्या बोला? मेरा क्लाइंट एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, रैंडम की जनरेट करेगा और उसको किससे एनक्रिप्ट करेगा बताइए? पब्लिक public की की। सर्वर का। सर्वर का पब्लिक की। मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर आप स्मार्ट हो, उसको डिक्रिप्ट करने के लिए मुझे क्या लगेगा बताइए अभी? सर्वर का प्राइवेट की। बरोबर। किसका प्राइवेट की? सर्वर। ठीक है। अभी क्लाइंट के पास तो सर्वर का पब्लिक की हो सकता है, बराबर ना? पब्लिक इज ओपन टू ऑल, तो उसने उसको यूज करके लॉक करके भेज देने वाला है अभी। तो कह रहा है सो उसने एक रैंडम नंबर जनरेट किया और रैंडम नंबर को क्या यूजर करके एनक्रिप्ट किया बताइए? सर्वर का पब्लिक की। एंड कहना है से ये करने के बाद मेरा क्लाइंट जो है वो उस रैंडम की को सेंड करेगा। तो क्लाइंट सेंड दैट रैंडम की। अच्छा, रैंडम की किसको मिलेगा बताइए? सर्वर को। डियर स्टूडेंट हेल्प मी, किसको मिलेगा? सर्वर को। लेकिन रैंडम की प्लेन टेक्स्ट में है या साइफर टेक्स्ट में? साइफर।
साइफर। मतलब कहना से वो एनक्रिप्टेड है। हाँ, क्या यूज करके उसको एनक्रिप्ट किया गया है रे? सर्वर का सर्वर का पब्लिक की। पब्लिक की। मतलब उसको ओपन करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? सर्वर प्राइवेट का की। प्राइवेट की। सर्वर का। प्राइवेट की। प्राइवेट। एंड कहना से अगर मैं ऑथेंटिकेट सर्वर हुआ तो ही मेरे पास मेरा प्राइवेट की रहेगा। अटैकर के पास सर्वर का प्राइवेट की हो सकता है क्या रे? नो सर। नहीं ना। तो कहना से अगर मैं ऑथेंटिकेट सर्वर हूं तो ही मैं उसको क्या कर सकता हूं, बताइए। क्लाइंट ने एनक्रिप्ट करके भेजा, मुझे क्या करना पड़ेगा? डिक्रिप्ट। तो कहना है से इसके ऊपर मैं लिखूंगा, क्या करना पड़ेगा? आप जरा जोर से बोलो। डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट। किसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा? डिक्रिप्ट मुझे करना पड़ेगा रैंडम की को यूजिंग व्हाट? सर्वर का प्राइवेट की। बरोबर, समझ में आ गया। यूजिंग व्हाट? सर्वर का प्राइवेट की। बरोबर। अच्छा, प्राइवेट की को यूज करके सर्वर ने उसको क्या कर दिया? ओपन कर दिया। अभी मुझे बोलो सर्वर को क्या मिलेगा ताला खोलने के बाद? अंदर क्या मिलेगा? रिक्वेस्ट। नहीं, रिक्वेस्ट नहीं मिलेगा। आप रैंडम अच्छे से की। देखो। रैंडम की। हाँ, क्या मिलेगा? रैंडम की मिलेगा। क्या मिलेगा? रैंडम नंबर मिलेगा। यस और नो? यस। यस सर। बोलो, रैंडम की किसको मिला? शाबाश। लेकिन कहना है इससे वो रैंडम की क्लाइंट को भी पता है ऑलरेडी। क्लाइंट ने ही तो उसको एनक्रिप्ट किया, बरोबर कि नहीं? यस। तो अभी वो रैंडम नंबर सिर्फ किस किस को पता है, मुझे बताइए। क्लाइंट को और सर्वर को। क्लाइंट को और सर्वर को। तो कहना है से वो रैंडम की यूजर करके अभी दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। मतलब सर्वर को कुछ भी भेजना है तो रैंडम की को यूज करके उसको डिक्रिप्ट करेगा। क्लाइंट, सॉरी, इनक्रिप्ट करेगा। क्लाइंट को कुछ भी भेजना है तो रैंडम की को यूज करके उसको एनक्रिप्ट करेगा। तो अभी अभी अगर क्लाइंट को अगर रिक्वेस्ट भेजना है, क्लाइंट के पास रैंडम की है क्या? हाँ। हाँ क्या या सर, ना? वापस बोलो। क्लाइंट के पास रैंडम की है क्या आपका? हाँ। हाँ। अरे है ना, क्लाइंट ने तो रैंडम की को एनक्रिप्ट किया था, मतलब क्लाइंट के हाँ पास क्या है। है? रैंडम की। तो क्लाइंट अभी जब रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट को उस रैंडम की को यूज करके एनक्रिप्ट करके भेजेगा। ओके। सर्वर को रिक्वेस्ट मिलेगा, लेकिन रिक्वेस्ट कहने से एनक्रिप्टेड है। यस और नो? यस। कौन से की को यूज करके एनक्रिप्ट किया है क्लाइंट ने? रैंडम। तो कहने से डिक्रिप्ट करने के लिए सर्वर वही रैंडम की यूज करेगा। यस। हाँ। अरे सर्वर के पास भी रैंडम की है, राइट ना? हाँ। मुझे लगता है नहीं समझा स्टूडेंट को। देखिए, समझा सर। एवरीवन गेटिंग दिस? यस सर। रैंडम की दोनों के पास है, बरोबर? इतना तो सबको पता चला ना? हाँ। तो अभी जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, रैंडम की को एनक्रिप्ट करके भेजेगा। मतलब ओके। रैंडम की को यूज करके रिक्वेस्ट को एनक्रिप्ट करके भेजेगा। सर्वर को रिक्वेस्ट मिलेगा, लेकिन उसको किसके थ्रू एनक्रिप्ट किया गया है? रैंडम की के थ्रू। सर्वर के पास भी रैंडम की है क्या? हाँ है सर। तो सर्वर कहने से अभी रैंडम की को यूज करके उसको डिक्रिप्ट करेगा, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। सर्वर क्लाइंट को क्या भेजता है हमेशा? अपना रिक्वेस्ट। रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। हाँ। बरोबर। लेकिन सर्वर भी ऐसे रिस्पॉन्स नहीं भेजेगा। सर्वर रिस्पॉन्स को रैंडम की को यूज करके एनक्रिप्ट करके भेजेगा। क्लाइंट को रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन उसको किसको यूज करके एनक्रिप्ट किया गया है? रैंडम की। क्या क्लाइंट के पास रैंडम की है क्या? हाँ है। आपको समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो कहने यस। से क्लाइंट उसको क्या कर सकता है? रिस्पॉन्स को अभी डिक्रिप्ट कर सकता है। मतलब कहने से ये कम्युनिकेशन करने के लिए वो लोग अभी अपने रैंडम की को यूज करेंगे। एंड कहना से सेम की को यूज करके मैं एनक्रिप्ट करूंगा, सेम रैंडम की को यूज करके मैं डिक्रिप्ट करूंगा। व्हाट आई सेड, अगर एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करने के लिए आप सेम की यूज करते हो तो उसको मैं क्या बोलता हूं रे? सिमेट्रिक की या असिमेट्रिक की? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। मतलब कहना से इसके बाद दोनों में सिमेट्रिक की को यूज करके कम्युनिकेशन होगा। यस। यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. This symmetric key is also called as सेशन की। क्योंकि कंसेप्ट क्या है पता है क्या? कम्युनिकेशन होने के बाद क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा एनक्रिप्ट करके, सर्वर ने उसको डिक्रिप्ट किया, रिस्पांस भेजा एनक्रिप्ट करके, क्लाइंट ने उसको डिक्रिप्ट किया। क्लाइंट को जैसे ही रिस्पांस मिल जाएगा, क्लाइंट ये पर्टिकुलर कनेक्शन को कर देगा ब्रेक। याद है ना, क्लाइंट ब्रेक करता है, मतलब समझा? नेक्स्ट टाइम अगर सेम क्लाइंट सेम सर्वर के साथ फिर से कम्युनिकेशन करना चाहे, उसको फिर से यह पूरा चक्कर कराना पड़ेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. सो ये जो आपका रैंडम की है ना, वो इस सेशन तक ही रहेगा। नए सेशन में नया की आएगा, उसके बाद वाले सेशन में नया की आएगा, एंड सो ऑन। इट इज लाइक योर ओटीपी। हम लोग जो बैंकिंग करते हैं, ओटीपी आता है। एक ओटीपी को हम लोग मल्टीपल ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं क्या दोस्तों? नहीं नहीं। ना, एक सेशन में एक ही ओटीपी चलता है, राइट स्टूडेंट? Yes. तो यह ओटीपी मतलब ही यहां पे है मेरा रैंडम की, जिसको मैं सिमेट्रिक की बोलूंगा बाद में। एक बार क्विकली रिवाइज करूं, आप लोग मेरी हेल्प करोगे फटाफट? Yes. चलो मुझे बोलो, क्लाइंट पहले सर्वर को क्या भेजेगा? Digital certificate. Digital certificate. अच्छा, क्लाइंट ही भेजेगा डिजिटल सर्टिफिकेट? भाई नहीं, तुम नहीं, पूछेगा भाई दे। हाँ, पूछेगा पूछेगा पूछेगा, दे 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 डिजिटल सर्टिफिकेट दे। सर्वर क्लाइंट को क्या भेजेगा? डिजिटल Digital सर्टिफिकेट विद certificate with पब्लिक public रन key. तू, उसके अंदर क्या रहेगा सर्वर का? Public key. पब्लिक की बाद में क्लाइंट अपना तीसरा काम करेगा, क्या करेगा? उसको Verify Verified करेगा करेगा। digital बाद में certificate. वेरीफाई होने के बाद, वेरीफाई अगर हुआ तो बाद में क्या करेगा? रैंडम नंबर लेगा और उसको क्या करेगा? इनक्रिप्ट यूजिंग Encrypt. सर्वर का एनक्रिप्ट पब्लिक करेगा की। यूजिंग सर्वर का पब्लिक की। मतलब उसको डिक्रिप्ट होने के लिए कहने से सर्वर का प्राइवेट की यूज करना पड़ेगा। हाँ. हाँ कहने से सर। वो मेरे सर्वर को भेजेगा, बरोबर? Yes. अरे हाँ या ना? हाँ. सर्वर उसको क्या करेगा बताइए? उसको decrypt Decrypt. करेगा. मतलब सर्वर को भी क्या मिल जाएगा एंड में? Random key. अभी दोनों के पास रैंडम की है, हाँ. तो क्लाइंट भी कुछ भी भेजने के लिए रैंडम की से एनक्रिप्ट करके भेजेगा, और सर्वर भी कुछ भी भेजने के लिए रैंडम की से एनक्रिप्ट करके भेजेगा। और रिसीव करते समय दोनों के पास रैंडम की है, तो दोनों उसको क्या कर सकते हैं? डिक्रिप्ट कर सकते हैं। यस और नो? Yes. मतलब इधर कौन सा हुआ, सिमेट्रिक की या असिमेट्रिक की? Symmetric. सबको समझा? इसको सेशन की क्यों बोलते हैं वो भी आपको पता चला, राइट ना? Yes. क्योंकि ये एक सेशन के लिए रहेगा। सेशन मतलब समझ में आता है ना, एक ट्रांजैक्शन के लिए रहेगा। जैसे सेशन खत्म, जैसे ट्रांजैक्शन खत्म, ये पूरा कंसेप्ट ब्रेक। नेक्स्ट टाइम नए सेशन के लिए फिर से नए से सब चालू करना पड़ेगा। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. नाउ यू प्लीज टेल मी, डू यू वांट मी टू रिपीट समथिंग ओवर हियर? No, sir. इफ नो, शैल वी स्टार्ट राइटिंग द आंसर? सर बट वो asymmetric की में पहले पब्लिक की से encrypt होगा, फिर डिक्रिप्शन असिमेट्रिक प्राइवेट का की से बरोबर, काम होगा, मतलब असिमेट्रिक ये का काम सब. है सिर्फ वैलिडिटी चेक करना, बरोबर वो सामने वाला बरोबर है क्या, ऑथेंटिकेट है क्या, ओके. और बाद में अपना डेटा ट्रांसफर करने के लिए सिमेट्रिक की, बराबर. बरोबर? यस यस. यस। चलिए, मेरा नेक्स्ट टॉपिक HTTP प्रोटोकॉल। प्लीज राइट डाउन द आंसर। दो टॉपिक हमने देखे, HTTP और HTTPS, दोनों का आंसर लिख दीजिए।
Done. Done, everyone? No, sir. चलिए, हुआ क्या लिख के जल्दी जल्दी? Done. यस, याद है उसके 3 फीचर्स थे, कनेक्शनलेस, मीडिया इंडिपेंडेंट एंड स्टेटलेस।
हुआ? 1 minute. Done. Okay, shall I change the slide? एक second. Done, sir. चलिए, ये था HTTP। अभी HTTPS के बारे में लिखेंगे। सर वो सेकंड पैरा का सेकंड लाइन में वर्ड क्या है?
eavesdrop. So this will eavesdropping मतलब बीच में कुछ तो अटैक. अच्छा okay. eavesdropping के लिए आप अटैक बोलोगे तो भी चलेगा. eavesdrop मतलब वो कन्वर्सेशन को अटैक करना. अगर Okay. HTTP यूज किया तो अटैक प्रोन रहेगा ना वो. हाँ done. ओके डन एवरीवन. वेट जरा फटाफट लिखो. बहुत स्लो लिख रहे हो तुम लोग. ये ऑनलाइन के वजह से बच्चों का लिखने का प्रैक्टिस गया है बेचारे का. हाँ सर हैंडराइटिंग तो बहुत बिगड़ गए. हाँ. जब चालू हो जाएगा तो बहुत हेवी पढ़ने वाला है स्टूडेंट्स को. स्टूडेंट को भी हेवी पढ़ने वाला है, टीचर्स को भी हेवी पढ़ने वाला है. सर मोस्टली चांसेस का ये सेम में होगा क्या चालू या फिर अगले सेम में होगा? अभी जैसे कंडीशन दिख रहा है ये सेमेस्टर में चालू हो सकता है. आप वर्स्ट केस के लिए रेडी रहो. बट सर जब तक सबको दो दो वैक्सीन लग के एक एक महीना नहीं ये होता नहीं मुझे नहीं ऐसा लगता कोई चलेगा. ऐसा कुछ ये नहीं रूल नहीं है दो वैक्सीन का. अभी उनका तो स्टेट गवर्नमेंट का तो चल रहा है कि स्कूल चालू करने का. स्कूल वालों को तो एक भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ. अपना तो एटलीस्ट एक एक तो हुआ है ना सबका. हाँ स्कूल वालों का तो एक भी नहीं हुआ छोटे बच्चों का. वो तो स्कूल चालू करने का सोच रहे हैं. देखते हैं अभी. हाँ आप हमेशा वर्स्ट कंडीशन के लिए रेडी रहने का. ऐसे मैं तो बोलता हूँ हमेशा ऐसे पकड़ के चलने का कि एग्जाम नॉर्मली होने वाला है जैसे थियरी एग्जाम हुआ करता था. यस ओके डन ना एवरीवन. हेलो. हाँ डन डन. इसके बाद वो वाला डायग्राम निकालना है जो मैंने वन नोट पे लिखा. डायग्राम को टाइटल दो वर्किंग ऑफ HTTPS और बस ये डायग्राम. वर्किंग ऑफ HTTPS सेम टॉपिक है HTTPS. उसी का सेकंड पार्ट अभी लिख रहे हैं. वर्किंग और बस ये डायग्राम. कुछ एक्सप्लेन वगैरह करने की जरूरत नहीं क्योंकि डायग्राम खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है.
सर वो एकदम लास्ट में क्या लिखा है, सिमेट्रिक की ब्रैकेट में सेशन की है ना? सेशन की, हाँ। Session key is same as OTP, right? Similar to OTP, not OTP is a session key. It is similar to OTP. मतलब वो कैसे अपना एक सेशन तक ही रहता है ना OTP, आप सेम OTP दूसरी बार यूज थोड़ी कर सकते हो। Yes, sir. हाँ, तो वैसा है, इसके लिए मैंने OTP का एग्जांपल दिया था। Okay. आपका होने के बाद मुझे बोल दीजिए डन करके। इज इट डन एवरीवन? Yes. Yes, sir. No, sir. यस। So मैंने wait. जो, हाँ वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। मैंने जो भी आज सिखाया सबको समझा क्या? ये लास्ट के 2 टॉपिक समझे? स्पेशली sir. HTTPS क्लियर है ना? हाँ sir. Yes. थोड़ा सा आपके सिक्योरिटी के कंसेप्ट थोड़े से नहीं थे, इसके लिए मे भी थोड़ा हेवी गया रहेगा, बट ओवरऑल अप्रोच तो समझ में आ गया ना क्या होता है HTTPS के अंदर। Yes sir. यस। थोड़ा सा अभी आपको CNS एक बार चालू हो जाएगा ना, तो फिर ये आगे के टॉपिक फटाफट समझ में आ जाएंगे। CNS का लेक्चर कब है? सैटरडे को? हाँ देखना पड़ेगा। चलेगा। फिर आज इधर ही इतना ही, बस आज इतना ही, ये इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। इसके बाद का अभी टॉपिक थोड़े से एडवांस टॉपिक्स है, नेक्स्ट लेक्चर में उनको कंटिन्यू करेंगे। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर इतना ही। ओके स्टूडेंट? Okay sir. Yes. यस यस यस। तो चलिए नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टाइम से पूरा लेक्चर। हाँ सर Yes sir. प्रोग्राम हाँ। कौन से लेक्चर से चालू होगा, 3rd या 4th? प्रोग्राम अपना थोड़ा सा 3rd लेक्चर से चालू हो जाएगा। ओके हाँ सर, मतलब प्रोग्राम बोले तो 2nd चैप्टर से ना फिर? हाँ, वो CSS वगैरह जब आएगा ना, CSS और जावास्क्रिप्ट है तुम्हारा 2nd चैप्टर, तब प्रोग्रामिंग चालू हो जाएगा। तो सर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करना है? ना वो तो HTML में है, नॉर्मल नोटपैड। सर में जावा लगेगा क्या? नहीं जावास्क्रिप्ट बोलते हैं, लेकिन जावा नहीं लगता। एंड जब अपना फंडा वही रखेंगे, मैंने जावा और इसमें यूज किया था ना, एक ड्राइव बना देंगे, और अगर कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह लगने वाला है तो मैं ड्राइव के ऊपर सॉफ्टवेयर डाल दूंगा, आप उधर से डायरेक्ट डाउनलोड कर दीजिएगा। सर आप और लास्ट सेम में आप जैसे पाइथन में आप ड्राइव पे शेयर करते थे ना, वैसे PDF जो आपने हाँ ऑब्वियसली। ओके Yes sir. चलिए, चलो फिर बाय एवरीवन, एंड नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे।